मैं आप लोग को जीवन विज्ञान का अध्याय 4 क्रम विकास का भाग 2, मैंने पहला वीडियो में आप लोगों को क्रम विकास का भाग 1 हमने बताया था, जिसमें क्रम विकास किसे कहते हैं और पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। मैंने 2 टॉपिक आपको बताया था। अब मैं चलता हूं आगे 3 नंबर टॉपिक। तो 3 नंबर प्रश्न है, आपसे पूछा जाएगा हॉट डाइल्यूट सॉल्ट किसे कहते हैं। मैंने सुबह ही बताया था कि हाल्डेन के अनुसार गर्म ऑक्सीजन विहीन आदि पृथ्वी पर अत्यधिक तापता पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, जलवाष्प आदि आपस में क्रिया कर सरल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण किए, जो वर्षा जल द्वारा आदि समुद्र के गर्म जल में पहुंचकर जीवन उत्पत्ति के लिए एक उपयुक्त माध्यम का निर्माण किया, जिसे हाल्डेन ने क्या कहा, हॉट डाइल्यूट सॉल्ट, या बोल सकते हो शॉर्टकट, गर्म समुद्र जल में कार्बनिक यौगिकों के जटिल मिश्रण को हॉट डाइल्यूट सॉल्ट कहते हैं। दूसरा टॉपिक कोसरवेट है। कोसरवेट शब्द जो है ओपरेन ने यूज किया था हॉट डाइल्यूट सॉल्ट से बहुलीकरण के कारण। ओपरेन के अनुसार कोसरवेट पृथ्वी का पहला कोशिकीय जीव है। उनकी राय में कोसरवेट वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का बना एक यौगिक है, जो हॉट डाइल्यूट सॉल्ट से अलग और एकत्र होकर बड़े बड़े कोलाइड के रूप में बना है। मैंने सुबह ही बताया था कि समुद्र जल में बहुलीकरण के फलस्वरूप हॉट डाइल्यूट सॉल्ट से बड़े बड़े कोलाइड्स बने, जिसको ओपरेन ने क्या कहा, कोसरवेट। अब प्रश्न 5 है, एक फ्लो चार्ट की सहायता से मुख्य क्रम विकास घटनाओं को दिखाओ कि पृथ्वी निर्माण से लेकर के जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई थी। एक फ्लो चार्ट के द्वारा बताना है। तो सबसे पहले पृथ्वी पर किसका निर्माण, पृथ्वी का निर्माण हुआ, फिर समुद्र जल में जीवन की उत्पत्ति हुई और उससे आदि कोशिका प्रोटोसेल की उत्पत्ति हुई। प्रोटोसेल से एक कोश की जीव की उत्पत्ति हुई, फिर एक कोश की जीव से प्रकाश संश्लेषणकारी बैक्टीरिया द्वारा वातावरण में ऑक्सीजन का त्याग हुआ। ऑक्सीजन आते ही बहुकोश के जीवों की उत्पत्ति हुई और बहुकोश के जीवों से जल में सबसे पहला मेरुदंडी मछली जैसे प्राणियों का विकास हुआ। फिर जमीनी पौधों का विकास हुआ। जमीनी पौधों का विकास होते ही पृथ्वी पर नवीन वास स्थान का उद्भव हुआ और अंत में क्या है, चौपाया मेरुदंडी प्राणियों का पृथ्वी पर उद्भव हुआ, जिसमें हम लोग आते हैं। चूंकि अब प्रश्न 5 नंबर का है तो उसको थोड़ा सा हमको बड़ा टॉपिक को समझ लेना पड़ेगा। अब आते हैं हम 1 बाय 1। पहले पृथ्वी का विकास कैसे हुआ। तो 4.6 बिलियन या बोल सकते हो 460 करोड़ वर्ष पहले सूर्य के टूटने से पृथ्वी का जन्म हुआ। उस समय पृथ्वी आग का गोला थी, जिसपे अनेक तत्व पाए जाते थे, लेकिन परमाणु अवस्था में पाए जाते थे। दूसरा, समुद्र जल में जीवन की उत्पत्ति। पृथ्वी के ठंडा होने के कारण तथा अत्यधिक ताप तक पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक आपस में क्रिया करके सरल कार्बनिक यौगिक का निर्माण किए, जो वर्षा जल में घुलकर आदि गर्म समुद्र में पहुंचकर जीवन उपयुक्ति के लिए एक उपयुक्त माध्यम का निर्माण किए, जिसे हाल्डेन ने क्या कहा, हॉट डाइल्यूट सॉल्ट किया। और हॉट डाइल्यूट सॉल्ट के बहुलीकरण से समुद्र जल में बहुलीकरण के कारण जटिल कार्बनिक यौगिकों से बड़े बड़े कोलाइड की उत्पत्ति हुई, जिसे क्या कहते हैं, कोसरवेट कहते हैं। कोसरवेट का निर्माण हुआ। फिर कोसरवेट से क्या बना, प्रोटोसेल आदि कोशिका। आरएनए के ऊपर लिपिड और प्रोटीन की बनी एक झिल्ली, जो बड़े बड़े कोलाइड बने,
कोलाइड क्या थे? उसके मध्य में आरएनए था, जैसे वायरस के मध्य में न्यूक्लिक अम्ल था, उसके ऊपर लिपिड और वसा की बनी हुई एक झिल्ली पाई गई। फलस्वरूप आरएनए से वायरस के समान आदि जीव प्रोटोसेल का निर्माण हुआ। फिर प्रोटोसेल से एक कोष की जीव की उत्पत्ति हुई। 300 से 350 करोड़ वर्ष पहले केंद्रक और कोशिकांग विहीन प्रोकैरियोटिक कोशिका की उत्पत्ति हुई। फिर एक कोष के जीवों से प्रकाश संश्लेषणकारी बैक्टीरिया की उत्पत्ति। इसके बाद में प्रकाश संश्लेषणकारी बैक्टीरिया की उत्पत्ति हुई, जिससे वातावरण में ऑक्सीजन की उत्पत्ति हुई। ऑक्सीजन आते ही बहुकोष की जीवों की उत्पत्ति हुई। स्वकोषी पौधे तथा परकोषी जीवों का विकास हुआ। प्राय 50 करोड़ वर्ष पहले मछली जैसे मेरुदंडी प्राणियों का समुद्र में विकास उद्भव हुआ और 40 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर नवीन वास का उद्भव अर्थात उभयचर का विकास हुआ। 35 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर सरीसृप की उत्पत्ति हुई। 24 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर चौपाया मेरुदंडी प्राणियों का पृथ्वी पर उद्भव हुआ और 6.5 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर स्तनप्रायी मेरुदंडियों का उद्भव हुआ। इस प्रकार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई। अब इसके बाद हमको पढ़ना है जो जीवन के उत्पत्ति का जो रासायनिक सिद्धांत था, जिसने मिलर जो सिद्धांत था, उसको मिलर एंड उरे ने प्रयोग द्वारा उसको प्रमाणित किया कि जीवन की उत्पत्ति सरल कार्बनिक पदार्थों द्वारा हुई थी। तो आइए हम लोग, यह भी क्वेश्चन आया था, एक साल पहले ही आया था कि जीवन की रासायनिक उत्पत्ति के स्टेनले, मिलर और हेराल्ड उरे के प्रयोग का वर्णन करो। तो यह प्रयोग का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो। ये नीचे एक छोटा सा राउंड बॉटम फ्लास्क है और ऊपर एक बड़ा सा राउंड बॉटम फ्लास्क है। अब देखिए, सन 1953 में मिलर और हेराल्ड ने एक 5 लीटर का बड़ा फ्लास्क लिया। ये 5 लीटर का बड़ा फ्लास्क लिया जिसमें टंगस्टन का विद्युत तोद इलेक्ट्रोड लगा हुआ था। इस फ्लास्क में मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन के मिश्रण को दो संबंधी एक के अनुपात में लिया। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि मिलर एंड उरे ने अपने प्रयोग में किन किन पदार्थों को लिया था या किन किन गैसों को लिया था। तो मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन दो संबंधी एक अनुपात में लिया था। बड़ा फ्लास्क देख रहे हो, बड़ा फ्लास्क नीचे से एक नलिका द्वारा आधा लीटर के छोटे फ्लास्क से जोड़ दिया था। छोटे फ्लास्क में हमेशा पानी उबलते रहने का प्रबंध किया गया। यहां पर नीचे बर्नर द्वारा जो है पानी उबलने की व्यवस्था की गई, प्रबंध किया गया ताकि जलवाष्प एक दूसरी नलिका द्वारा ऊपर से बड़े फ्लास्क में पहुंचता है। तो यहां से पानी गर्म होता है तो फिर ये जलवाष्प यहां से होते हुए ये बड़े फ्लास्क 5 लीटर के फ्लास्क में पहुंचता है। अब देखो यहां नीचे ही एक कंडेंसर लगा हुआ है। छोटे फ्लास्क में हमेशा पानी उबलते रहने का प्रबंध किया गया पहुंचता रहे। बड़े फ्लास्क के नीचे नलिका में कंडेंसर की व्यवस्था की गई कि अब जो कंडेंसर करने से क्या हुआ, जो वाष्प था वो ठंडा हुआ और ठंडा होकर पुनः पानी बना और पानी होकर पुनः आधे लीटर फ्लास्क में आ गया। तो बड़े फ्लास्क के नीचे नलिका में कंडेंसर की व्यवस्था की गई जिससे गैसीय मिश्रण पुनः द्रव में बदलकर छोटे फ्लास्क में जमा हो रहा था। टंगस्टन के विद्युत तोद में उच्च विभवांतर विद्युत धारा लगभग 1 सप्ताह तक प्रवाहित की। इसमें इसको विद्युत से इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ दिया गया और 1 सप्ताह तक इसमें क्या हुई, विद्युत धारा प्रवाहित की गई। अंत में छोटे फ्लास्क का तरल लाल गंदा रंग में बदल गया। यह जो था, जो हम ब्लू कलर से दिखा रहे थे, इसका कलर जो हो गया मटमैला कलर का हो गया। जांच करने पर पता चला कि यह विभिन्न अमीनो अम्ल, सरल शर्करा और
कार्बनिक अम्लों का मिश्रण है। इससे सिद्ध होता है कि वातावरण में मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया और जलवाष्प से ही जीवन की उत्पत्ति हुई, अर्थात अकार्बनिक पदार्थों से ही कार्बनिक पदार्थों की उत्पत्ति हुई, अर्थात जीवन की उत्पत्ति हुई। तो हमारा एक मिलर एंड उरे का एक्सपेरिमेंट हुआ। फिर मैं एक बार बता देना चाहता हूं, एक छोटा सा यह फ्लास्क है 5 लीटर का, जिसमें टंगस्टन का इलेक्ट्रोड लगा हुआ, एक नलिका द्वारा छोटे से फ्लास्क अब जो है आधा लीटर के फ्लास्क में जोड़ दिया गया है। इसमें पानी लेते हैं और बड़े फ्लास्क में क्या लिए, हम जो लिए मीथेन लिए, अमोनिया और हाइड्रोजन, दो संबंधे 1 अनुपात में। छोटे फ्लास्क से पानी को हम गर्म करते हैं तो यह वाष्प बन करके ऊपर से जाकर के बड़े फ्लास्क में मिलता है। फिर छोटे फ्लास्क के नीचे कंडेंसर लगा देते हैं कि यह जो जल, मीथेन, अमोनिया और H2 का मिश्रण है यह ठंडा होकर पुनः द्रव में बदल जाए और छोटे फ्लास्क में जमा होते रहे। 1 सप्ताह तक यह प्रयोग चला और करीब 1 सप्ताह बाद देखा गया कि छोटे फ्लास्क के जल का रंग जो हो गया मटमैला हो गया। और जब इसको चेक किया गया, निरीक्षण किया गया, तो पता चला इसमें विभिन्न अमीनो अम्ल है, सरल शर्करा है। विभिन्न अमीनो अम्ल कौन कौन से हैं? एलानिन, ग्लाइकिन। एक प्रश्न पूछा था कि जो मिलर एंड उरे के एक्सपेरिमेंट में जो पदार्थ बने थे उनका नाम बताइए, तो क्या बना था? एलानिन, ग्लाइकिन, सरल शर्करा, कार्बनिक अम्ल में फार्मिक अम्ल, एस्टिक अम्ल आदि का निर्माण हुआ। तो इससे सिद्ध होता है कि वातावरण में मीथेन, हाइड्रोजन और अमोनिया जलवाष्प से ही जीवन की उत्पत्ति हुई। ये तो हो गया जीवन का उद्भव। अब क्रम विकास कैसे हुआ था इसके संबंध में हमको कुछ सिद्धांत पढ़ने हैं, जिसमें पहला सिद्धांत जो हमको आया लेमार्कवाद आया। पहला जो सिद्धांत है जिसको जीन बैप्टिस्टे डी मोनेट लेमार्क द्वारा सन 1809 ईस्वी में उनकी पुस्तक फिलोसोफिक जूलॉजिक में प्रकाशित किया गया था। क्या हुआ था? क्रम विकास के संबंध में जो पहला जो सिद्धांत जो था वो जीन बैप्टिस्टे डी मोनेट लेमार्क ने 1809 ईस्वी में अपनी पुस्तक फिलोसोफिक जूलॉजिक में प्रकाशित किया था। ये पूछा जाएगा कि लेमार्क ने अपनी सिद्धांत को किस पुस्तक में प्रकाशित किया था, तो फिलोसोफिक जूलॉजी। लेमार्कवाद के रचयिता कौन थे? जीन बैप्टिस्टे डी मोनेट लेमार्क। कब हुआ था? 1809 ईस्वी में। यह सिद्धांत निम्न तथ्यों पर आधारित है। पहला है वातावरण का प्रभाव, डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट। प्रत्येक प्राणियों पर उनके वातावरण का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण उनकी शारीरिक रचना, स्वभाव में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। ये हम सभी जानते हैं कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमारे जीवन पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, जिससे हम कुछ हमारे स्वभाव और शारीरिक रचनाओं में परिवर्तन आते हैं। दूसरा है अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग, लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज। वातावरण के प्रभाव के कारण शरीर के सभी अंग बराबर उपयोग में नहीं लाए जाते। अधिक उपयोग में लाने वाले अंग मजबूत एवं विकसित हो जाते हैं, परंतु कम उपयोग में लाने वाले अंग धीरे धीरे हाथ से होकर समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद आया था तीसरा दिया था नियम उन्होंने, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। वातावरण के प्रभाव था अंगों का उपयोग था अनुपयोग के कारण सजीवों के जीवन काल में कुछ नए लक्षणों विकसित होते हैं, जिन्हें उपार्जित लक्षण कहते हैं। जो हम वातावरण में जो भी लक्षण जो सीखते हैं वो कहलाता है उपार्जित लक्षण। ये लक्षण प्रजनन द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं, जिन्हें उपार्जित लक्षणों की वंशागति कहते हैं। जिन्हें उपार्जित लक्षणों की वंशागति कहते हैं। ये उपार्जित लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी एकत्रित होते रहते हैं तथा विकसित होते रहते हैं, और एक लंबे समय के बाद एक नई जाति की उत्पत्ति होती है जो अपने पूर्वजों से
भिन्न दिखाई पड़ती हैं। इसके लिए लेमार्क महोदय ने जिराफ की गर्दन का लंबा होना, जिराफ का एग्जाम्पल दिया था। जिराफ एक छोटा सा लोमड़ी जैसा जंतु था, जो दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता था। वहां पर सूखा पड़ा, और सूखा पड़ने से क्या हुआ, घासें सूख गई, तो अब वह झाड़ियों को खाना स्टार्ट किया, तो जिससे वह अपनी गर्दन और अगले पैर का उपयोग ज्यादा किया, जिससे उसकी गर्दन क्या लंबी होती गई, अगला पैर लंबा होता गया। यह सूखा बहुत दिनों तक रह गया और झाड़ियां भी समाप्त हो गई, तो बचे क्या, वृक्ष। तो वृक्ष को खाने के लिए जिराफ ने क्या किया, अपनी गर्दन और अगले पैर का उपयोग किया, जिससे क्या हुआ, लंबी गर्दन और लंबे पैर वाले जिराफ की उत्पत्ति हुई, जो अपने पूर्वजों से भिन्न थे। कभी कोई छोटा में क्वेश्चन आएगा तो यह नीचे 7 नंबर पॉइंट में मैं लिखा हूं, छोटा में भी आप लिख सकते हो इसको। अब आइए, दूसरा हमारा जो सिद्धांत था क्रम विकास के संबंध में, यह दिया था चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने 1859 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन में प्रकाशित किया था। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डार्विनवाद। डार्विनवाद किसने प्रकाशित किया था, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। किस पुस्तक में प्रकाशित किया था, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, प्रकृति द्वारा या प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों की उत्पत्ति, 1859 में। यह निम्न तथ्यों पर आधारित है। पहला नंबर है अत्यधिक संतानोत्पत्ति, ओवर प्रोडक्शन। सजीवों में संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता होती है, हर सजीव में संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता होती है। उनमें वंशवृद्धि की दर ज्यामितीय अनुपात में होता है। जैसे रानी मधुमक्खी प्रतिदिन लगभग 1000 अंडे देती है। सेलमान मछली एक प्रजनन काल में 2,80,000 अंडे उत्पन्न करती है। दूसरा पॉइंट क्या है, सीमित खाद्य एवं वासस्थान। यदि मान लीजिए सेलमान मछली ने 2,80,000 अंडे उत्पन्न किए, तो सभी के लिए भोजन और वासस्थान मिलना संभव नहीं है, क्योंकि पृथ्वी पर सीमित वासस्थान और भोजन है। तो फिर क्या होगा। थर्ड पॉइंट है भिन्नताओं की उत्पत्ति। पृथ्वी पर उपस्थित एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों में कुछ न कुछ अंतर पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, भिन्नता कहते हैं। कुछ भिन्नताएं उपयोगी एवं कुछ भिन्नताएं अनुपयोगी होती हैं। उपयोगी भिन्नता वाले प्राणी, उपयोगी भिन्नताएं वाले प्राणी को वातावरण में अनुकूलित होने में मदद मिलती है। उपयोगी भिन्नताएं प्राणी को वातावरण में अनुकूलित होने में मदद करता है। बात समझ में आई कि ओवर प्रोडक्शन, सीमित भोजन और वासस्थान, यह तो एक ही समय में एक ही मां बाप के द्वारा उत्पन्न 2 संतान हूबहू एक समान नहीं होती, उनमें कुछ न कुछ अंतर पाया जाता है। भिन्नताएं उपयोगी भी हो सकती हैं, अनुपयोगी भी हो सकती हैं। उपयोगी भिन्नताएं प्राणी को वातावरण में अनुकूलित होने में क्या करता है, मदद करता है। जीवन के लिए संघर्ष, चौथा पॉइंट है जीवन के लिए संघर्ष। सजीवों में संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता तथा पृथ्वी पर सीमित वासस्थान तथा भोजन के कारण सजीवों को वासस्थान तथा भोजन के लिए संघर्ष करना पड़ता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जीवन संघर्ष। और यह संघर्ष जीवन पर्यंत चलता है तथा 3 प्रकार का होता है। पहला अंतर जाति, अर्थात एक ही जाति के जीवों के बीच संघर्ष, जैसे आदमी और आदमी के बीच का संघर्ष। दूसरा है
अंतर जाति, दो विभिन्न जातियों के बीच का संघर्ष, जैसे कुत्ता और बिल्ली के बीच का संघर्ष। और तीसरा है पर्यावरणीय संघर्ष, प्राकृतिक कारकों और सजीवों के बीच का संघर्ष, जैसे सूखा, बाढ़, सुनामी आदि से रक्षा के लिए जीवों द्वारा संघर्ष। तो जीवन संघर्ष 3 प्रकार का होता है। क्यों होता है? यह रोटी, कपड़ा और मकान के लिए होता है। तो पांचवा हमारा उनका जो सिद्धांत था, योग्यतम की उत्तरजीविता या अतिजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। योग्यतम की उत्तरजीविता या योग्यतम की अतिजीविता, जीवन संघर्ष में उपयोगी भिन्नता रखने वाले प्राणी ही सफल होते हैं। अनुपयोगी भिन्नताओं वाले प्राणी धीरे धीरे कुछ समय बाद नष्ट हो जाते हैं। अर्थात वातावरण में योग्य जीवों का जीवित रहना ही योग्यतम की अतिजीविता कहलाती है। छठा पॉइंट उन्होंने यहीं तक नहीं माना, उन्होंने बोला नहीं, प्राकृतिक चयन, जीवन के संघर्ष में उपयोगी भिन्नता वाले जंतुओं को प्रकृति स्वयं चुन लेती है। रोटी, कपड़ा, मकान के संघर्ष में उपयोगी भिन्नता वाले प्राणी सफल होते हैं, यहीं तक उन्होंने नहीं माना। उन्होंने क्या बोला कि प्रकृति उपयोगी भिन्नता वाले प्राणी को स्वयं चुन लेती है एवं अनुपयोगी भिन्नता वाले जंतुओं को प्रकृति क्या करती है? अलग कर देती है। उपयोगी भिन्नताएं प्रजनन द्वारा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित और एकत्रित होती है। और लास्ट में क्या आता है? नई जाति की उत्पत्ति, प्रकृति द्वारा चुने गए उपयोगी भिन्नताओं की वंशागति होती है। अर्थात प्रजनन द्वारा वह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या होती है? स्थानांतरित होती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी एकत्रित होती रहती है और विकसित होती है। और एक लंबे समय के बाद एक नई जाति की उत्पत्ति होती है, जो अपने पूर्वजों से क्या होती है? एकदम भिन्न होते हैं। इसके लिए भी डार्विन ने भी क्या, वही जिराफ की गर्दन का लंबा होना एग्जाम्पल दिया था, उदाहरण दिया था। एक बार आपके पास क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाए, आपको समझ में आया होगा हमारे हिसाब से कि डार्विनवाद का मुख्य पहला क्या था आपका? देखिए, डार्विनवाद का क्या था? अत्यधिक संतानोत्पत्ति, प्रत्येक सजीव में संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता होती है। दूसरा, सीमित खाद्य और वासस्थान, पृथ्वी पर सभी के लिए भोजन और रहने का जगह नहीं है। भिन्नताओं की उत्पत्ति, एक ही माँ बाप से एक ही समय उत्पन्न संतानों में कुछ न कुछ अंतर पाया जाता है, जिसे भिन्नता कहते हैं। भिन्नता उपयोगी भी होती है और अनुपयोगी भी होती है। उसके बाद जीवन के लिए संघर्ष, रोटी, कपड़ा, मकान के लिए सजीवों में संघर्ष होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जीवन के लिए संघर्ष। यह 3 प्रकार, यह जीवन पर्यंत चलता है और 3 प्रकार का होता है: अंतरजाति और पर्यावरणीय। उसके बाद 5वां नंबर था योग्यतम की उत्तरजीविता, अर्थात जीवन संघर्ष में केवल उपयोगी भिन्नता वाले जीव ही सफल होते हैं। और उसके बाद है प्राकृतिक चयन, उपयोगी भिन्नता वाले जीवों को प्रकृति स्वयं चुन लेती है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक चयन बोलते हैं। और फिर है नई जातियों की उत्पत्ति, उपयोगी भिन्नता वाले जीवों को प्रकृति चुन लेती है। और उपयोगी भिन्नताएं क्या होती हैं? प्रजनन द्वारा क्या होती है? एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को स्थानांतरित होती है और एकत्रित होती रहती है। और लंबे समय बाद एक नई जाति की उत्पत्ति होती है, जो अपने पूर्वजों से भिन्न दिखाई पड़ती है। अगर यही आपको मान लीजिए एक एग्जाम्पल के साथ पूछ दिया जाए, एक एग्जाम्पल के द्वारा डार्विनवाद को की व्याख्या कीजिए, तो देखिए मैंने लिखा, इसको देखिए, वही देखिए, अत्यधिक संतानोत्पत्ति, सजीवों में संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता होती के कारण आदि छोटे गर्दन वाला जिराफ प्रजनन द्वारा बहुत सारे जिराफ पैदा किए। दूसरा, अत्यधिक खाद्य और सीमित खाद्य वासस्थान, अत्यधिक संख्या में उत्पन्न जिराफ के लिए पृथ्वी पर सीमित वासस्थान था, भोजन था। भिन्नताओं की उत्पत्ति,
आदि छोटी गर्दन वाले जिराफ से प्रजनन द्वारा दो प्रकार के जिराफ पैदा हुए, एक लंबी गर्दन वाला और एक छोटी गर्दन वाले जिराफ। जीवन संघर्ष, लंबी गर्दन वाले जिराफ छोटी गर्दन वाले जिराफ के बीच वास स्थान तथा भोजन के लिए संघर्ष छिड़ गया, जिसे हम क्या बोलते हैं, जीवन संघर्ष। योग्यतम की अतिजीविता, जीवन संघर्ष में या वास स्थान तथा भोजन पाने में लंबी गर्दन वाले जिराफ सफल हुए, लेकिन छोटी गर्दन वाले जिराफ क्या सफल नहीं हो पाए और आस्ते आस्ते क्या हो गए, वो समाप्त हो गए। प्राकृतिक चयन, लंबी गर्दन वाले जिराफ जीवन संघर्ष में सफल हुए या भोजन पाने में सफल रहे तथा प्रजनन द्वारा वंशवृद्धि करते रहे, जबकि छोटी गर्दन वाले जिराफ स्थान और भोजन पाने में सफल नहीं हो सके तथा धीरे धीरे क्या हो गए, समाप्त हो गए। नई जाति की उत्पत्ति, लंबी गर्दन वाले जिराफ की वंशागति हुई और पीढ़ी दर पीढ़ी एकत्रित तथा विकसित होती रही और कई पीढ़ी के बाद आधुनिक लंबी गर्दन वाले जिराफ की उत्पत्ति हुई, जो अपने पूर्वजों से भिन्न दिखाई पड़ते थे। आदि छोटी गर्दन वाले जिराफ हमेशा के लिए क्या है, समाप्त हो गए। मान लीजिए 3 नंबर का आता है, कुछ भी अगर आपको आता है तो आप इसको भी लिख सकते हो, इधर से लिख सकते हो। ये हो गया हमारा जो है क्रम विकास के संबंध में दो सिद्धांत क्या कहते हैं, लेमार्कवाद और डार्विनवाद। धन्यवाद।